हाँ, तो हम लोगों को करना है इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। कि अगर हमने इसके पहले प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने स्नेल लॉ, जो बेसिक लॉ है रिफ्रैक्शन का वो स्नेल्स लॉ है, और स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसमें ना अब हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ फ्रॉम rarer to denser medium to denser medium at a convex refracting surface, convex refracting surface, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो ऐसे सोचो, समझो इसको इस तरह से कि मान लो कि यहाँ पर यह एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये है ए, और इसको लिख दो पी, और इसको लिख दो बी, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यानी इधर के तरफ जो है ना पूरा का पूरा ये जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। क्या है? म्यू 2। और इधर का लेफ्ट साइड का जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। ठीक है। अब देखो, यह जो सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस से अगर हम एक स्फेयर ड्रॉ करके देखें तो इसका जो ना सेंटर इधर कहीं आएगा, है ना। तो इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सी, और इस लाइन को हम ज्वाइन सीधे आगे पीछे बढ़ा देंगे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब इसमें है क्या कि इस मीडियम के अंदर ध्यान देना, ये कैसा मीडियम है? ये म्यू 1 जो है वो रेयरर मीडियम है, ध्यान देना। और ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रे डायग्राम बनाना। इसलिए जैसे जैसे मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग भी वैसे ही रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो। तो ये है क्या कि हम कहेंगे कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए पी बी, इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए पी बी, ए पी बी separates two medium of refractive index म्यू को n से रिप्रेजेंट किया गया है। नहीं, कोई नहीं, रिप्रेजेंटेशन हम समझ सकते हैं। तो ये जो हमने बनाया उसको हमने लिख दिया। अब क्या है, ध्यान देना कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने इस रेयरर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि ओ पॉइंट पे है। ठीक है। तो इससे जो रे ऑफ लाइट जाएंगी, इससे जो रे ऑफ लाइट जाएंगी इधर के तरफ, तो जो लाइट सीधे स्ट्रेट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यह तो सीधे निकल जाएगी, है ना। यह लाइट जो है सीधे निकल जाएगी, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जो रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पे जो है रे ऑफ लाइट गई ऑब्लिकली, ठीक है। तो जब यहाँ पे इंसिडेंट करी तो इस पॉइंट पे आप नॉर्मल खींचो पहले, ठीक है। ये हो गया क्या? नॉर्मल।
ये परपेंडिकुलर जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। तो ये नॉर्मल खींच दिया। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट सीधे जा रही थी ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होकर के ये ऐसे जाएगी और इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे इसका इमेज बन गया आई और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इस पॉइंट का नाम दे दो तुम एम और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो यहाँ पे एन। ठीक है। तो इस तरीके से इमेज इसका फॉर्म हुआ। तो हम इस बात को भी लिख देंगे कि एन ऑब्जेक्ट is placed at point O in rarer medium. Okay. Its image is formed. Its image is formed at I in denser medium. समझे? इसका इमेज आई पे बन रहा है। अब इसमें लेना क्या है? एज्यूम्शंस देखो। ये जो ना पोल जिसको हम पोल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यहां से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम कहेंगे u। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को r कहेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो इमेज बन रही है यहां तक के डिस्टेंस को हम v कहेंगे, है ना? ये यानी इमेज डिस्टेंस। इसी u v और r में μ1 μ2 के साथ हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है। और ये हम पढ़ रहे हैं क्या? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देख लो यह स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, प्लेन नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद जो है अब हम करेंगे क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूं और मैं थोड़ा सा इसको छोटा भी कर दे रहा हूं। दिख रहा है ना? चलो इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। अब देखो ये जो एंगल है आई है, इस पॉइंट का नाम ये एम है और ये है आर है। तो हम कह सकते हैं पहले ही कि यूजिंग स्नेल्स लॉ, है ना? यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहां भी लगाएंगे, हम कहेंगे क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स आई एंड आर क्या होगा? साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा। पढ़े हो कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू थीटा। और साइन आर जो होगा ये बन जाएगा क्या? आर। ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर इसको लिख सकते हैं कि आई अपॉन आर, साइन हटा दिया मैंने, इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो ये हो गया μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि अगर थीटा एंगल बहुत छोटा हो, है ना, तो साइन थीटा थीटा रेडियन के बराबर होता है और वो टेन थीटा के बराबर भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। तो μ1 इंटू आई इक्वल टू μ2 इंटू आर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। समझे? अब एक बात ध्यान देना, इस एंगल को मान लो अल्फा, इस एंगल को आप मानो गामा। ठीक है। ये डेरिवेशन तैयार करना है, एग्जाम में आता रहता है। तो आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल OMC, इन ट्राइंगल OMC
इन ट्राइंगल ओ एम सी के अंदर देखो तो आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, तो आई इज एक्सटीरियर एंगल। तो जब एक्सटीरियर एंगल है तो ये जो है ना, ये अल्फा और बीटा के सम के बराबर होगा, यानी देयरफॉर आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल एम सी आई, इसको देखो, एम सी और ये आई, इसके अंदर बीटा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। तो जब बीटा एक्सटीरियर एंगल है तो फिर यहां भी हम लिख सकते हैं क्या, कि देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर। इससे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ठीक है आर्यन। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब ये फर्स्ट से आप देखो तो फर्स्ट से क्या है, 1 इंटू आई का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर का मतलब क्या हो गया, बीटा माइनस गामा। ठीक है, इसको लिखो सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, कोई नहीं, जिसको लिखना है ना, नहीं लिखना है केवल ध्यान दो, बाद में लिख लेना आप लोग, अभी मैं टाइम दे दूंगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है क्या, कि फॉर स्मॉल एंगल अल्फा बीटा गामा, अगर ये एंगल आई और आर छोटे हैं तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। और फॉर स्मॉल एंगल अल्फा बीटा गामा, है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि फॉर स्मॉल एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। समझ रहे हो, अभी मैंने बताया ना कि थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा भी होता है। और ये टेन अल्फा की जो वैल्यू आ गई, मैं ना इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, बाद में देख लेना आप लोग, है ना। टेन अल्फा की जो वैल्यू आएगी, देखो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी जी, ये एम पॉइंट है, मैं ना थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो टेन अल्फा जो है, ये अल्फा एंगल है ना, तो ये होगा एम एन अपॉन ओ एन, है ना, ये हो जाएगा एम एन अपॉन ओ एन। अब अल्फा एंगल स्मॉल होगा, ध्यान से सुनो आप लोग, अल्फा एंगल जब स्मॉल होगा तो एम एन है एम पी पे कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि देख सकते हो छोटा अगर एंगल बनाओ ना, यहाँ से यहाँ तक अगर आए तो जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो पी पे आ जाएगा, समझ रहे हो। तो फॉर स्मॉल एंगल अल्फा बीटा गामा एम एन विल कोइंसाइड विथ एम पी, तो ये हो जाएगा क्या, एम पी अपॉन ओ पी। ठीक है, ऐसे ही बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम पी अपॉन एन सी, एम पी अपॉन एन सी, या एम पी, ये एम एन अपॉन एन सी, या एम पी अपॉन पी सी। ठीक है, एंड गामा इज इक्वल टू टेन गामा, देखो टेन गामा कितना होगा बताओ, गामा ये है तो एम एन अपॉन एन आई, है कि नहीं, एम एन अपॉन एन आई, या एम पी, समझे। तो हमको अल्फा बीटा गामा तीनों मिल गए। तो जब तीनों मिल गए तो मैं कर दे रहा हूँ, अब तो जगह है, यहाँ पे देखिए। तो हम कहेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये म्यू वन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू बीटा माइनस गामा, इसको लिख सकते हैं क्या,
μ1 इंटू एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा की जगह पे टेन एल्फा वाला वैल्यू रखेंगे MP अपॉन OP, ठीक है, MP अपॉन OP प्लस मतलब MP अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 इंटू बीटा का मतलब है MP अपॉन PC माइनस MP अपॉन PI, गामा का मतलब है, देखो सब दोनों तरफ MP दिख रहा है, कॉमन होके कट जाएगा। OP की वैल्यू क्या है -U, PC की वैल्यू क्या लिया था इधर, PC की वैल्यू +R, और PI की जो वैल्यू है वो +V, तो देयरफॉर इससे हो जाएगा क्या, μ1 इंटू 1 अपॉन OP 1 अपॉन -U, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो आएगा क्या, ये आएगा μ1 अपॉन -U, इसको लेके आओ V2 वाले V को, तो प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, and this is called refraction formula at convex refracting surface when light travels from rarer to denser medium। ध्यान रखना, ये क्या है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ convex refracting surface when light travels from denser to rarer medium, सॉरी लाइट rarer to denser medium, गलत बोल दिया, लाइट ट्रेवल्स from rarer to denser medium, समझे, बोलो, समझ आ गया, ओके। तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।